अप्रैल 1919 ये तारीख भारत के इतिहास का सबसे काला दिन था। इस दिन अमृतसर के जलियांवाले बाग में हजारों मासूम निहत्थे भारतीयों पर बड़ी बेरहमी से गोलियां चलाकर उन्हें मौत की नींद सुला दिया गया था, जिसे हम जलियांवाले बाग हत्याकांड के नाम से भी जानते हैं। देश की इस आजादी की लड़ाई में हजारों देशभक्त शहीद हो गए, जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी जातियों और धर्मों के लोग शामिल थे। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि जनरल डायर के कहने पर ही गोरखा के जवानों को जलियांवाले बाग में गोलियां चलानी पड़ी थी। आखिर इतनी बड़ी संख्या में लोग इस बाग में इकट्ठा क्यों हुए थे? क्यों जनरल डायर ने बेगुनाह भारतीयों पर गोलियां चलाकर बर्बरता की सारी हदें पार कर दी और बाद में शहीद उधम सिंह ने जनरल डायर को मारकर जलियांवाले बाग के हत्याकांड का बदला भी लिया था। पर जिस व्यक्ति को उधम सिंह ने मारा था, असल में वह व्यक्ति था ही नहीं जिसने जलियांवाले बाग में गोली चलवाई थी। फिर आखिर उधम सिंह ने किसको मौत की घाट उतारा था? तो चलिए इसके बारे में हम आपको सच बताते हैं। इस घटना की शुरुआत होती है 10 अप्रैल को, जब रॉलेट एक्ट का विरोध करने पर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया। असल में पूरे देश में रॉलेट एक्ट का कानून पास कर दिया गया था, जिसके तहत ब्रिटिश भारतीयों पर बिना मुकदमा चलाए उसे जेल में बंद कर सकते थे। उस कानून को इतिहास में काला कानून भी कहा जाता है, जिसका विरोध महात्मा गांधी ने भी किया था। सैफुद्दीन और सत्यपाल की गिरफ्तारी के बाद पंजाब के लोगों में जबरदस्त आक्रोश था, जिसके चलते इन लोगों ने मिलकर 13 अप्रैल को बैसाखी के अवसर पर जलियांवाले बाग में एक जनसभा करने का फैसला किया। ये बात ब्रिगेडियर रेजिनाल्ड डायर को पता चली तो उसने सैन्य टुकड़ी पहले से मंगवा ली और 12 अप्रैल तक पूरी तरह से चौकन्ना हो गया। 13 अप्रैल की सुबह सभी लोग अपने परिवारों के साथ बैसाखी का जश्न मना रहे थे। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हजारों संख्या में लोग जलियांवाले बाग में इकट्ठा हो गए। देखते ही देखते करीब 25,000 लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। इतने में ही जनरल डायर अपने जवानों के साथ वहां पहुंचते हैं। जलियांवाले बाग में अंदर और बाहर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता होता है, जिसे जनरल डायर तोप लगाकर बंद कर देते हैं। इसके बाद बाग में घुसते ही वे सिर्फ एक ही शब्द बोलते हैं, फायर। जनरल का आदेश सुनते ही जवानों ने फायर करना शुरू कर दिया। 50 राइफल और 40 कुकरी के साथ डायर जलियांवाले बाग पहुंचा था। यह साफ था कि वह नरसंहार के उद्देश्य से ही आया था। सारी हदें पार करते हुए उसने मौत का वो तांडव मचाया जिससे हर भारतीय आक्रोश और बदले की भावना से भर उठा। केवल 10 मिनट के अंदर ही जवानों ने 1650 राउंड फायरिंग की। लोगों को अपनी जान बचाने का मौका तक नहीं मिला। फायरिंग शुरू होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, जवान, हर कोई चीख उठा। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा था, पर जनरल डायर की तरफ से कोई फायरिंग नहीं रुक रही थी। सिर्फ बंदूक में गोली लोड करने के टाइम ही बंदूक रुकती थी। कुछ लोगों ने बाग में मौजूद कुएं में कूदकर अपनी जान बचाई और कुछ लोगों ने दीवार फांदकर बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन डायर के जवानों ने सभी को गोली से भून दिया। आज भी जलियांवाले बाग में दीवारों पर उन गोलियों के निशान हैं। जिस कुएं में लोग जान बचाने के लिए कूदे थे, उसमें 120 लाशें बरामद की गई। वह कुआं इतने लोगों की लाशों में से बहरे खून की तरह लाल हो गया, जिसे आज खूनी कुएं के नाम से जाना जाता है। बाग में हर जगह खून के धब्बे नजर आ रहे थे। 10 मिनट की फायरिंग के बाद जनरल डायर हंसता हुआ वहां से बाहर निकला। अमृतसर की सड़कों पर जो भी भारतीय नजर आया, उस पर भी गोलियां चलाकर मार डाला गया। ब्रिटिश सरकार के आंकड़ों के मुताबिक इस नरसंहार में 379 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन असल में आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा था। इस घटना की सब जगह निंदा की जाने लगी। घटना की सबसे पहले जांच माइकल ओडवायर द्वारा की गई।
जनरल डायर ने अपनी सफाई में कहा, अगर वो गोलियां नहीं चलाता तो वहां मौजूद भारतीय उस पर हमला कर देते, जो मार्शल लॉ का उल्लंघन होता। उसने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए गोली चलाने का आदेश दिया था। लेफ्टिनेंट डायर जनरल डायर के इस जवाब से संतुष्ट थे। यहाँ ध्यान दें कि दोनों डायर अलग अलग हैं। इसके बाद लाहौर में हंटर कमीशन को जांच के आदेश दिए गए। अंतिम रिपोर्ट में जनरल डायर का फैसला सही बताते हुए उसे ब्रिटिश अधिकारियों ने उसे प्रमोशन दिया, लेकिन साथ में रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि जनरल डायर दोबारा इंडिया नहीं आएंगे और उन्हें ब्रिटेन में रहकर ही अपनी सेवाएं प्रदान करनी होंगी। जलियांवाला बाग के हत्याकांड में सरदार उधम सिंह भी वहां मौजूद थे। खुशकिस्मती थी कि वे इस हत्याकांड में बच गए थे, लेकिन उन्होंने संकल्प लिया था कि वो इस हत्याकांड का बदला जरूर लेंगे। हत्याकांड के मुख्य आरोपी जनरल डायर की 1927 में बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी, लेकिन दूसरे आरोपी लेफ्टिनेंट माइकल ओडवायर अभी भी जीवित थे। उधम सिंह उस समय बच्चे थे, लेकिन उनके भीतर प्रतिशोध की ज्वाला भड़क रही थी। उधम सिंह ने गदर पार्टी को ज्वाइन किया, पर वो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते थे। जब उन्हें पता चला कि माइकल ओडवायर लंदन में है, तो वह लंदन जाने के पैसे जुटाने लगे। उन्होंने पहले बढ़ई का काम सीखा और फिर अमेरिका गए। अमेरिका के रास्ते ही वह लंदन पहुंचे, जहां पर उन्होंने होटल में काम किया, जिससे वह पिस्तौल खरीद सके। इन सब काम में उधम सिंह को 21 साल का वक्त लग गया। 1940 में कैक्सटन हॉल में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन और रॉयल सेंट्रल एशियन सोसाइटी की मीटिंग होनी थी, जिसमें माइकल ओडवायर भी आए हुए थे। उधम सिंह ने एक बुक के अंदर बंदूक की आकृति के पेज काटकर उसी में बंदूक छुपाकर ले गए थे, और जैसे ही माइकल ओडवायर स्टेज पर आए, उधम सिंह ने 3 गोलियां उन पर चला दी। इसके बाद वहां से भागे नहीं, बल्कि खुद को सरेंडर कर दिया। उधम सिंह ने कहा कि 21 साल बाद जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार का बदला लिया है और उनका संकल्प पूरा हुआ। 31 जुलाई 1940 को उन्हें फांसी दे दी गई। जलियांवाला बाग के सभी शहीदों और क्रांतिकारियों को हम शत शत नमन करते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें जरूर बताएं। और हाँ, आज बैसाखी है, तो बैसाखी की हार्दिक शुभकामनाएं। देखने के लिए आपका धन्यवाद।